नमस्कार। प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। आज लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने 3 महत्वपूर्ण बिल पेश किए हैं, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई भी मंत्री किसी ऐसे क्राइम में अरेस्ट या 30 दिन की हिरासत में रहता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो तो उसे पद छोड़ना पड़ेगा। केंद्र सरकार का मानना है कि आजकल नेता इतने अनैतिक हो गए हैं कि जेल जाकर भी संवैधानिक पद नहीं छोड़ते। इसलिए सरकार ने मौजूदा 2 कानूनों और संविधान के अनुच्छेदों में बदलाव के लिए विधेयक पेश किया है। पुरजोर विरोध के बीच तीनों विधेयक पेश भी किए गए और लगे हाथ संसद की संयुक्त संसदीय समिति को भी भेज दिए गए। वहां सभी दलों के नामित सांसदों की समिति चर्चा करेगी, फिर विधेयक संसद में पेश किया जाएगा और पारित हुआ तो कानून बनेगा। लेकिन विपक्ष को इन विधेयकों जो विधेयक हैं उनके पीछे की मंशा और आगे के नतीजों पर सख्त ऐतराज है। विपक्षी दल आशंका जता रहे हैं कि ऐसे तो केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके सरकार किसी भी सीएम मंत्री को 30 दिन सलाखों के पीछे रखेगी और सरकार अस्थिर कर सकती है। कुछ दलों ने आशंका जताई है कि इससे लोकतंत्र में मिले जनादेश को कार्यपालिका के जोर पर दबाया जाएगा। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने तो सदन में यह तक कह दिया कि यह चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे एनडीए के सहयोगी दलों को धमकाने के लिए लाया गया कानून है। लेकिन विपक्ष की तमाम आशंकाओं के जवाब में सरकार ने यही कहा कि बिल अभी संसद की संयुक्त समिति में है, सुझाव वहीं दिए जाएं। ऐसे में हमारा सवाल है कि क्या आज सदन में पेश किए गए 3 बिलों से विपक्ष को ऐतराज क्यों है? विपक्ष को क्यों लग रहा है कि इन बिलों का इस्तेमाल सत्ता के दुरुपयोग के लिए, विपक्ष को धमकाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? क्या यह बिल राजनीति में नैतिकता इन बिलों से लौट आएगी या इसका दुरुपयोग बढ़ने का खतरा ज्यादा है? और सवाल यह भी पूछेंगे कि जेल में जाएं सीएम पीएम तो त्यागपत्र क्यों ना दें? आज की बहस इन्हीं सवालों पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट। सीएम जेल गए तो जाएगी कुर्सी। हवालात की हवा सत्ता से करेगी बेदखल। राजनीति में अपराधीकरण पर लगाम। मोदी सरकार का बड़ा वार, बर्खास्त होगी सरकार। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। अब जेल से सरकार नहीं चला पाएंगे कोई भी नेताजी, क्योंकि पीएम मोदी की सरकार ने सियासत में शुद्धिकरण को लेकर बुधवार को सबसे बड़ा दांव खेला। मानसून सत्र के दौरान लोकसभा में विपक्ष के भारी हो हंगामे के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 130वां संविधान संशोधन बिल पेश किया। इस बिल की सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी गंभीर अपराध में गिरफ्तार होते हैं, लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं, तो उन्हें पद छोड़ना होगा या फिर उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मुझ पर झूठे आरोप लगाए तब अरेस्ट होने के पहले मैंने नैतिकता के मूल्यों का हवाला देकर इस्तीफा भी दिया। और जब तक मैं कोर्ट से निर्देश नहीं हुआ, कोई संविधान पद मैंने स्वीकार नहीं किया। सरकार ने सख्त कानून से स्पष्ट संदेश दिया है। मकसद साफ है, सत्ता में अपराधीकरण पर लगाम लगाना। अब जेल से सत्ता नहीं चलेगी। पीएम सीएम को पद की गरिमा रखनी होगी। अगर उन्होंने नैतिकता छोड़ी तो कानून काम करेगा। एनडीए में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया है। जेडीयू सांसद संजय झा ने तारीफ की है कि प्रधानमंत्री ने खुद को भी इसके दायरे में रखा है। केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और राज्यों के मंत्रियों पर भी कार्रवाई होगी। जो लोग संविधान का किताब लेके घूम रहे हैं, उसी इंडिया गठबंधन के जो मुख्यमंत्री लोग हैं, ऐसे मुख्यमंत्री हुए जब कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया तो कोर्ट जेल से, तिहाड़ जेल से बैठ करके वो राज चला रहे। 130वें संविधान संशोधन बिल में ये शर्त रखी गई है कि गिरफ्तारी के बाद हिरासत में अगर नेता 30 दिन लगातार जेल में रहते हैं और मामले में कम से कम 5 साल की सजा होती है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। यानी नैतिकता के तौर पर भी पीएम या सीएम इस्तीफा नहीं देते हैं तो 31वें दिन बर्खास्त मान लिया जाएगा। और जब इस देश में लोक लज्जा खत्म कर दिया केजरीवाल जैसे लोगों ने, तो अब देश में कानून बनाना ही पड़ेगा।
कि अपराधी को कैसे सत्ता में बैठाया जाए। मोदी सरकार को इस बिल को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संविधान में किसी ऐसे मंत्री को हटाने का कोई प्रावधान नहीं है जिसे गंभीर आपराधिक आरोपों के कारण गिरफ्तार किया गया हो और हिरासत में लिया गया हो। लिहाजा किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री को हटाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 75, 164 और 239 ए में संशोधन की जरूरत महसूस हुई। इससे राजनीति में अपराधीकरण पर अंकुश लगेगा। दिल्ली संवाददाता अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए सीधे आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, जेल में जाएं सीएम पीएम, अगर जेल में जा रहे हैं सीएम पीएम तो त्यागपत्र क्यों ना दें? यह बिल करप्शन के खिलाफ हथियार, फिर क्यों ऐतराज? राजनीति के स्वच्छता अभियान पर घमासान क्यों है? कानूनी क्रांति टेंशन में कितने मुख्यमंत्री? और जेल से सरकार चलाने का अधिकार क्यों दिया जाए? बड़ा सवाल। चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा, बीजेपी प्रवक्ता रत्नेश कुशवाहा और एलजेपी रामविलास से प्रवक्ता प्रोफेसर विनीत सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन, कांग्रेस प्रवक्ता राजीव मेहता और वीआईपी प्रवक्ता नीलाभ शाही जी हमसे जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल राजीव मेहता जी आपसे, जेल से सरकार चलाने या मंत्रालय पर प्रधान रहने का अधिकार क्यों दिया जाए? राजीव जी। देखिए ऐसा है कि ये जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए सरकार है, ये पूरी तरीके से डर चुकी है और डर से ये हताश है। इस तरीके का बिल लाकर जो ये पास कराना चाह रहे हैं, जिस तरीके से एसआईआर पे ये घिरे हैं और जनता का रुझान आ रहा है, और जिस तरीके से इस बिल को ये पास करके और बोल रहे हैं 30 दिन में, तो आपको और पूरे देश को ये पता होगा कि पूरे साल 11 साल के टेन्योर को देखिए, इन्होंने बहुत लोगों को सीएम हो या बड़े ऊंचे पोस्ट हो, विपक्ष हो या सत्ता पक्ष में जो इनके खिलाफ आवाज उठाए हो, इन सभी को इन्होंने ईडी सीबीआई के तहत 30 दिन में अंदर रखा है, किसी को 6 महीने, किसी को साल भर। तो ये पूरे तरीके से विपक्ष को खत्म करना चाहते हैं। इनका मुद्दा भ्रष्टाचार को खत्म करना नहीं है, इनका मुद्दा है कि पूरे तरीके से हम विपक्ष को ध्वस्त कर दे, और सत्ता की लालच में ये लोग इस तरीके की, नहीं, इस कानून के दायरे में तो आप इसे कह सकते हैं, इस या तो प्रधानमंत्री ने अपने आप को इस कानून के दायरे से बाहर रखा, या ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ विपक्ष के जो मुख्यमंत्री होंगे, मंत्री होंगे, उन्हीं वही इस कानून के दायरे में आ रहे हैं, सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री और मंत्री इसके दायरे में नहीं आएंगे। बड़ा सीधी सी बात है, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे होंगे या तो कोर्ट से वो 30 दिन के अंदर जमानत ले ले, वरना उसको फिर 30 दिन तक लगातार वो रहता है तो फिर पद से इस्तीफा देना होगा। देख, प्रधानमंत्री की जो अभी स्थिति है, वो जान रहे हैं कि उनकी सरकार जो चल रही है वो जदयू और नायडू के सहयोग से चल रही है, और ये लोग पूरी तरीके से इनको मालूम है कि ये गड़बड़ा रहे हैं और इनका रुख तो जनता की तरफ जा रहा है, और देश में जिस तरीके की हालात, नायडू जी की चिंता आप क्यों कर रहे हैं? आप अपनी चिंता कीजिए ना। मैं वो हर नेता के लिए चिंतित हूं जो इनके खिलाफ जाएंगे, जो ये गुजरात लॉबी के खिलाफ जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वो पूरी तरीके से ये एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी को भी 30 दिन के लिए अंदर लाकर उनको उसके संवैधानिक पद से हटा देंगे, और इसी तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जाती है। ठीक है अभिषेक जी, जदयू और नायडू की लगाम को कसने के लिए इस तरह का कानून लाया जा रहा है कि आप एनडीए से न छिटक जाएं। आप कहां जाने वाले हैं एनडीए से? नीतीश कुमार जी ने अपने पूरे जीवन में राजनीतिक सुचिता का परिचय दिया है।
एक छटाकदांग नीतीश कुमार जी के कुर्ते पर आज तक नहीं लगा। आज तक कोई भ्रष्टाचार के आरोप उन पर नहीं लगे हैं और नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यशैली से इसको साबित किया। आपने देखा है कि विधेयक तो अब लाने की बात हो रही है, अगर हमारी पार्टी से कोई मंत्री रहे हैं उन पर भी इस तरह के आरोप लगे हैं तो उनका भी इस्तीफा नैतिकता के आधार पर लिया गया है। लोकतंत्र लोक लज्जा से चलता है और नेताओं के आचरण को जनता पोर्ट्रे करती है, देखती है। तो आप कहने के लिए राजनेता बनना चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह के विधेयक आएंगे तो आप छटपटा जाएंगे। मतलब साफ है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। विपक्ष के साथियों को लगता है कि हम गड़बड़ी करेंगे, पकड़े जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा और इस्तीफा देना पड़ेगा, तो इससे इनकी बेचैनी पूरी बढ़ी हुई है। हमें लगता है कि अगर आप सर्वे करें देश के आम नागरिकों में तो इस विधेयक को लेकर सबके अंदर एक बहुत सकारात्मक संदेश गया है। लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि जिनको चुनकर प्रतिनिधि बनाकर जनता भेजती है, अगर वो भी कल होकर गड़बड़ी करेंगे तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उनको भी बर्खास्त किया जाएगा। और कानून सबके लिए एक समान बनता है, प्रधानमंत्री हो, केंद्रीय मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रदेश के मंत्री हो, सब इसके दायरे में आते हैं। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों है? हमें लगता है कि इस विधेयक को लाने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आपने देखा है कि पहले के समय में अगर इस तरह की घटनाएं घटती थी तो लोग नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देते थे। गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी दिया था, बहुत सारे लोगों ने दिया था। लेकिन हाल के दिनों में आपने देखा कि देश में एक ऐसा पहला उदाहरण हो गया कि अरविंद केजरीवाल सरीके नेताओं ने जेल के अंदर से सरकार चलाई, मुख्यमंत्री बने रहे। इससे ज्यादा नैतिक पतन इस समाज में, इस राजनीति में क्या हो सकता है? हेमंत सोरेन जी का भी उदाहरण है, जेल जाने से पहले इस्तीफा दे देते हैं। लेकिन अगर इस तरह के अब संगीन मामले आते रहेंगे तब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा ना। हमें तो लगता है कि यूनानिमसली विपक्ष के साथियों को भी समर्थन करना चाहिए था, लेकिन वो लोग तो इस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि उस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है, उस मर्ज की दवा क्या है और दुआ क्या है, जब कातिल खुद पूछे कि हुआ क्या है। तो ये लोग लोकतंत्र के कातिल बनने के चक्कर में लगे हुए हैं, लेकिन इस तरह की चीजों को हम नहीं होने देंगे। हमें लगता है कि ये ऐतिहासिक विधेयक है, हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है। और ये लोग जो अलग नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं कि दबाव घटक दल ऊपर बनाने के लिए किया जा रहा है, नहीं, ये सबके लिए एक समान है। अगर कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी में हो, जेडीयू में हो, किसी पार्टी में हो, हमारे गठबंधन में हो, आपकी गठबंधन में हो, अगर इस तरह की चीजों में संलिप्त रहेगा, उन पर आरोप लगेंगे, जेल जाना पड़ेगा, तो निश्चित रूप से इस तरह की कार्रवाई सुनिश्चित होगी ही, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विपक्ष भी आपका ख्याल रखता है कि नायडू साहब को या नीतीश साहब को कुछ ना हो जाए, आपका ख्याल तो रख रहा है कम से कम विपक्ष। ठीक है, आरजेडी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। चित्रंजन जी, दो उदाहरण देता हूं आपको। किसी माई के लाल में इतना दम नहीं है, केजरीवाल मामले में 156 दिन तक जेल में रहे लेकिन सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया। और तमिलनाडु के मंत्री हैं सेंथिल बालाजी, 8 महीने तक गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। इन लोगों को सरकार चलाने पर या मंत्रालय पर बने रहने का अधिकार क्यों दिया जाए? नहीं संतोष जी, सवाल यह है कि अब न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में भी सरकार जो है सो प्रवेश करने लगी। संविधान जब बना था तो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि संविधान बहुत अच्छी है, लेकिन यह निर्भर करता है कि संविधान लागू करने वाले लोग कैसे। तो आज जो है वही स्थिति हो गई। आज सत्ता में ऐसे लोग काबिज हो गए हैं जो पूर्ण रूप से तानाशाही जो व्यवस्था है उसको जो है सो अमल लाने के लिए सारी प्रक्रियाएं पूरा कर रहे हैं। अभी हमारे जनता दल के साथ ही बोल रहे थे, तो जनता दल का कोई अस्तित्व है क्या बिहार में? अब तो संजय झा जो है वो चला रहे हैं, नीतीश जी अब कोई फैक्टर नहीं रह गए, इसलिए उनके बात पर मैं कमेंट नहीं करूंगा। चंद्रबाबू नायडू क्या प्रतिक्रिया उनकी आती है देखना होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि आप कैसे किसी को दोषी करार देते हैं। वह भी वह सरकार जिसका एक लंबी फहरिस्त है, 1-2 नहीं, मैं अभी देख रहा था तो मैं देखा कि अगर मैं उस सूची को पढ़ना शुरू करूं तो शायद आपका टाइम खत्म हो जाएगा। जो सरकार ईडी, सीबीआई और आईटी का गलत इस्तेमाल किया, जिसने ईडी में ऐसे प्रावधान बना दिए हैं, अभी जो है सो आपने चर्चा किया अरविंद केजरीवाल का, उसी दिल्ली सरकार के एक मंत्री को 1 वर्ष तक जेल में बंद रखा गया।
और अंत में जो है सो न्यायालय उसको मुक्त करती है कि उस पर एक भी आरोप जो लगाए गए थे सही नहीं है। चितरंजन जी, अब 1 साल तक वो जेल में ऐसे तो नहीं थे ना कि ऐसे करके बैठ गए कि ना साहब केंद्र ने नहीं, हमको नहीं, डाल ऐसे- दिया है, कोशिश नहीं, करते रहे ना नहीं, जमानत के संतोष- लिए, कोशिश करते रहे। अगर संतोष- कोर्ट ने उनको जमानत नहीं दी, कोर्ट ने उनको बाहर नहीं निकलने दिया, कोर्ट को लगा ये संतोष जी- बाहर निकलकर पद का दुरुपयोग करते हुए गवाहों को बरगला सकते हैं, बयान बदलने पर मजबूर कर सकते हैं या सबूतों को मिटा सकते हैं, तब कोर्ट ने जमानत नहीं दी होगी ना। संतोष जी आप काफी काबिल पत्रकार हैं, एंकर भी आप काफी काबिल अनुभवी हैं। ईडी का वह कानून आपने पढ़ा है क्या? वह जो स्पष्ट रूप से बगैर किसी कारण बताए, बगैर किसके जो है 6 महीना तक उसको जमानत नहीं मिलेगी। और अब तक ईडी में जितनी भी केस हुए हैं, बताइए कौन केस में जो है फाइंडिंग जो है पहुंचा है? ईडी को जिस ढंग से इस्तेमाल किया गया है, जिस ढंग से गलत ढंग से सीबीआई का, आईटी का, और ईडी का विशेष रूप से मैं कहना चाह रहा हूं, ईडी का आप ऐसे विद्वान पत्रकार भी अगर जो सो ईडी के में जो कानून में संशोधन किया गया उससे अगर अनजान है, अनभिज्ञ है, तो भगवान मालिक है इस देश के। जिस सरकार ने 1 2 नहीं और 1 दर्जन नहीं 100 से ऊपर मामले हैं जिसको मैंने अभी देख रहा था, ईडी का गलत इस्तेमाल किया गया, और एक भी मामला में अब तक न्यायालय के सामने ये लोग जो है सो कोई सबूत नहीं पेश कर सके। आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? यहाँ पर सिस्टम है, व्यवस्था है, न्यायिक सिस्टम है। 30 दिन आप जेल में रख दीजिएगा, उसके बाद में कहिएगा कि हाँ मैंने आप बर्खास्त हो गए। एक तरफ जो है सो 356 धारा का विरोध हो रहा था, और आप जो है सो इतना घटिया कानून आप ला सकते हैं। जब समझ गए देश को क्या, यह सरकार डर गई है, SIR में पकड़ी जा चुकी है। देश की जनता यह जो है सो SIR के खिलाफ में जो आंदोलन चला, यह जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। SIR में तो वाकई इनकी पोल खुल गई, क्योंकि रंजू देवी जब निकल कर आई थी दोबारा से, और रंजू देवी ने बताया कि कैसे उनके वार्ड सचिव ने उन पर प्रेशर डाला झूठ बोलने के लिए, उसके बाद कड़ाई तो खुली थी। ठीक है रत्नेश जी, आप विपक्ष को डराने के लिए कानून लेकर आ रहे हैं क्योंकि आप सत्ता में हैं, लेकिन कभी तो आप आइएगा ना विपक्ष में। ईमानदारी से कीजिए। रंजू देवी के लेके भाग रहे हैं 65 लाख में। सर मेरे पास आज बहुत बड़ा पैनल है, और वैसे भी चितरंजन जी आपसे मैं डर भी जाता हूँ। चितरंजन जी नहीं आप ऐसे पत्रकार भी अगर इस समर्थन करते हैं तो मैं सार्वजनिक रूप से स्टूडियो की आवाज बढ़ाएं, दबाव है, आप भी डरे हुए, स्टूडियो की आवाज बढ़ाएं, और रत्नेश जी आपका टर्न शुरू हो रहा है जी। संतोष जी, आज इस देश के इतिहास में बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। राजनीति में शुचिता के लिए ऐसे कानून लाने के लिए मैं आदरणीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी की सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि इस देश के संविधान में राजनीतिक मर्यादा और शुचिता के लिए कानून लाया है। आज के कानून का सबको इसको आम सहमति से पास हो जाना चाहिए था, लेकिन इस देश के भ्रष्टाचार जनित राजनीति के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आप अभी मैं कहा इसी देश की राजनीति में हुआ है कि कई उदाहरण हेमंत सोरेन और आपने सबका दिया है, हेमंत सोरेन केजरीवाल का, सेंथिल का, लेकिन इसी देश में राजनीति यह भी थी कि जब हवाला के घोटाला में लाल कृष्ण आडवाणी जी का नाम आता है, सिर्फ डायरी में वो अभियुक्त नहीं बनते हैं, सिर्फ एक डायरी में आता था तो उन्होंने सारे सांसद और विपक्ष के नेता से इस्तीफा दे दिया, और तब तक कोई पद नहीं लिया जब तक उस जांच से बड़ी नहीं हुई। इस देश की राजनीति ऐसे स्वच्छंद राजनीति होती थी, लेकिन जब इस देश के राजनीतिक स्तर में ऐसे विपक्षी दलों का स्तर गिरता चला गया तो इस देश को ऐसे कानून की जरूरत हुई। और जब भी इस तरह के देश में ऐसे कानून की जरूरत होगी तो सरकार का काम है देश की जरूरतों के हिसाब से कानून बनाना, और उसके हिसाब से कानून बना रहा है। ऐसा तो है नहीं कि यह कानून ऐसा बना कि इस कानून से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अछून्य रहेंगे। यह कानून तो देश के नागरिकों के लिए, इस देश में रहने वाले सारे नागरिकों पर इंप्लीमेंट होगा। तो इनको मिर्ची क्यों लग रही है? मिर्ची इसलिए लग रही है कि इनके खून में भ्रष्टाचार है, इनकी पार्टी में भ्रष्टाचार है, और इनको पता है कि भ्रष्टाचार करेंगे इनको जेल जाना और आना इनके स्वभाव में शामिल हो चुका है, और इसीलिए इनके मन में तिलमिलाहट है। अपितु नहीं तो आज जो कानून लागू हुआ है ये पूरे देश की जनता शहर इसको स्वागत कर रही है। ठीक है नीलाभ जी, डर लग रहा है आपको? आप तो इस समय महागठबंधन में है, इंडिया अलायंस में है,
क्या आपको भी डर लग रहा है कि कानून बन जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, या आपको यह यकीन है क्योंकि आपकी ओर से कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है और ना ऐसी कोई आशंका है, तो फिर आपको डर क्यों लगेगा? नीलाभ जी, शो का कोई नीलाभ जी आवाज मिल रही मेरी? नीलाभ जी की एक बार आवाज चेक कीजिएगा। विनीत जी के पास जा रहा हूं। प्रोफेसर विनीत जी एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा हैं। विनीत जी, विपक्ष को डर क्यों लग रहा है? इंडिया अलायंस के नेताओं को खासकर डर क्यों लग रहा है? संतोष भाई, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। भाई, जो चोर होता है उसी को डर लगता है ना। ये जो लागल झुलनिया के धक्का वाली पार्टी का हम दुख समझते हैं। इनके सुप्रीमा पहले राजनीतिक थे जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया था, और कांग्रेस के प्रतिनिधि अभी कह रहे थे कि उनको जेल भेज। सर चित्ररंजन जी शांत रहा जाए सर, आपका समय खत्म हो गया है। चित्ररंजन जी बीच में नहीं। कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे कि बीजेपी और एनडीए वाले जेल भेज देते हैं। जेल कोर्ट भेजता है, हम जेल नहीं भेजते हैं। और यही 2013 में राहुल गांधी जी ऑर्डिनेंस फाड़ रहे थे ना, इसी के मद्देनजर तो था। उस पर बात नहीं करेंगे। और क्या संतोष भाई, एक बात बताइए कि बड़ा लूजली, बड़े हल्के ढंग से बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लिया जाता है। क्या हमारे संविधान रचयिता ने कभी सोचा होगा कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो नैतिक रूप से इतने पतित हो जाएंगे कि जेल होने के बावजूद भी वो कोशिश करेंगे कि जेल से राज्य चलाएं या रेजिग्नेशन नहीं दें? संविधान में लिखा गया है, संविधान इसके बारे में वोकल है कि आप जेल से अपना कैबिनेट नहीं चला सकते हैं। इसके कारण अरविंद केजरीवाल को रेजिग्नेशन देना पड़ा था। अब कुछ और बातों पे आते हैं। एक बार बताइए, 39वें अमेंडमेंट में इंदिरा गांधी ने अपने आप को और देश के राष्ट्रपति को अलग कर लिया था कि हमारे खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होगी हमारे चुनाव के मद्देनजर। तो कांग्रेस की एक पृष्ठभूमि रही है। हमारा एनडीए का जो सरकार है, एलाइस का हो या बीजेपी का डायरेक्ट जो गवर्नमेंट है, 18 से 20 राज्यों में है। ये मात्र 3 राज्य में है। डरना तो हमें चाहिए था ना, पर डर इनको क्यों लग रहा है? क्योंकि इनके नेता बेल पे बाहर हैं। चाहे बिहार की बात कर लें या केंद्र की बात कर लें, यहां पे तो आपने कभी सर सुना है कि कोई सरकार हो जिसमें कि प्रधानमंत्री अपने आप को खुद लेके आता है इस कानून के अंतर्गत? नहीं सुना होगा। और ये जो बार बार कह रहे हैं ना 2029 तक तो मोदी जी है ना, 4 साल बाकी है अभी, तो डरना फिर किस बात का? हमें तो डर नहीं लग रहा है। सीधा सा बात है संतोष भाई, जिनके दाढ़ी में तिनका होगा सर वही शोर मचाएंगे। सर इनको चुप कराइए भाई, इनको चुप कराइए। और आपने बड़ा बढ़िया उदाहरण दिया है डीएम के स्टालिन का, सेंथिल, बालाजी सेंथिल का जी। अगर सुप्रीम कोर्ट ना बोलता तो ये तब तक बने रहते। अरविंद केजरीवाल की आपने बात कर ही ली है, तो एक बात मैं बता दूं कि जो चोर मचाए शोर वाली बात है ना, ये इन पे लागू होती है। हालांकि अगर ये बिल जेपीसी में जाता है तो मुझे लगता है कि उसका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे नेता ने भी इस बिल का स्वागत किया है और इसको अच्छे से चर्चा हो जाए। लेकिन भ्रष्टाचार और शुचिता को रोकने वाली अगर बात करते हैं आप, तो प्लीज वॉक द टॉक, आप करके दिखाइए, हल्की बात मत कीजिए। ठीक है नीलाभ जी, डर लग रहा है आपको? आप तो इंडिया अलायंस में है, कानून बन जाएगा, क्या होगा? संतोष जी, डर लग रहा है कि जो आप हमसे कह रहे हैं, ये जो एनडीए के लोग हैं ये वो सोचे। सरकार अभी बड़े विनीत भाई ने हमारे कहा अभी दम से कि 27 जगह 28 जगह इतनी जगह हमारी सरकारें हैं, तो ये लोग दबाव बना रहे हैं। इन्हीं के नेता को 20 जगह बोलते थे ना कि नीतीश कुमार जेल जाएंगे। तो जदयू के हमारे जो साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं उन लोग को डरना चाहिए। हम लोग क्यों डरेंगे? पहली चीज है। तो वो तो समर्थन कर रहे हैं, तो फिर आप समर्थन करिए आके कि कानून बन रहा, ठीक बन रहा। तो नीतीश कुमार जी की पार्टी तो समर्थन कर रही है, खुले तौर पर समर्थन कर रही है। ये लोग तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपनी ही जो कमियां हैं उसमें एक दूसरे को बचा रहे हैं। अब आप महाराष्ट्र का देख लीजिए, अजीत पवार जी कौन सा दूध का धुले हुए हैं भाई? क्या उन पे एलिगेशन नहीं है? निकलवाइए उनका सारा डिटेल। तो अभी तो जितने भ्रष्टाचारी है पूरे देश में वो बीजेपी में जाके बैठे हुए हैं, सबके सब। लेकिन ये कानून की बात नहीं है। ये लोग एनडीए के लोग ये अब ये तय करेंगे
कि चुना हुआ इलेक्टेड मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री ये है वो है कि न्यायपालिका भी है देश में, न्यायालय के पास जाता है ना लोग। कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? साफ समझ रहे हैं नीलाभ जी, कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? आपको समझ रहे हैं ना, कानून बनाने का अधिकार सरकार के पास होता है, वो कानून बना रहे। कानून ये इससे पहले भी 129 बार कानून बना है ना, 130वां संविधान संशोधन ये हो रहा है, 129 बार संशोधन हो चुका है ना इससे पहले। ये अब देखिए, ईडी हो, सीबीआई हो, अभी वर्तमान में चुनाव आयोग का चल रहा है, जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं किसके इशारे पर काम कर रही है, क्या कर रही है, ये पूरा देश देख रहा है। ये तो विपक्ष के आरोप है। सिर्फ और सिर्फ विपक्षी को कैसे डराना है, धमकाना है, ये तो विपक्ष कह रहा है ना कि जो चुनावी जो सारी चीजें संवैधानिक संस्थाएं हैं वो सरकार के लिए काम कर रही है। लाइव एग्जांपल मैं आपके दे रहा हूं, अपने नेता का आप निकलवाइए, 2 साल पहले का आप अपना 1 साल पहले का निकलवाइए। आपके नेता ने कहा नीतीश कुमार जी जेल जाएंगे, निकलवाइए लोकसभा चुनाव का। तो आप किस मुंह से, हैसियत से बोल रहे हैं कि विपक्ष डरा हुआ? अरे भाई आप लोग पहले अपना देखिए ना कि आप अपने स्टैंड पे है कि नहीं है। ठीक है अभिषेक जी, आप जवाब दीजिएगा, उसके बाद आ रहा हूं राजीव जी आपके पास। मुझे लगता है कि जिस तरह से विपक्ष के साथी लगातार इस पूरे मुद्दे पर हाय तौबा मचा रहे हैं, और आपने देखा है कि विपक्ष में एक से एक महारथी हैं जिन लोगों ने नैतिकता को तार तार किया है, तो जनता में एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जा रहा है। इनका जो असली चेहरा है, असली नीति है, वो लगातार उजागर हो रही है। अब लालू प्रसाद यादव जी जैसे नेता जो सजा याफ्ता रहे और कोर्ट से बैन हुए, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी विरोध कर रही है, जिस पार्टी ने तो हद पार कर दी है। हेमंत सोरेन बगल में है, आपने देखा किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना पड़ा, उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो कई ऐसे उदाहरण इस देश के अंदर हैं। विपक्ष के साथियों को जो बोलना है बोलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जनता में एक बहुत मजबूत और सकारात्मक संदेश गया है कि एक ऐसी सरकार इस देश के अंदर है जिस सरकार का इकबाल मजबूत है, नीति दृढ़ है, और चाहे कोई कुछ भी कहे, इस तरह के विधेयक पास होते रहेंगे जिसमें अगर कोई राजनीति में सुचिता को तार तार करेगा तो वैसे लोगों का स्थान यहां नहीं होगा और ऐसे सभी लोगों को पद को त्यागना पड़ेगा। क्योंकि संतोष जी, एक बात समझना बेहद जरूरी है, गरिमा किसकी होती है? पद की गरिमा होती है कि व्यक्ति विशेष की गरिमा होती है? आज कोई प्रधानमंत्री है, कल कोई और प्रधानमंत्री था, आगे आने वाले समय में कोई और प्रधानमंत्री बनेंगे, उससे क्या फर्क पड़ता है? कोई व्यक्ति किसी पद की गरिमा को अगर खराब करता हो और उस पर बट्टा लगाता हो तो ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हमारा पूर्ण समर्थन है और हम तो विपक्ष के साथियों से भी आग्रह करेंगे कि यूनानिमसली आप सबको भी इसको समर्थन देना चाहिए। हाँ, अगर अपवाद स्वरूप किसी व्यक्ति पर गलत कार्रवाई होती है तो ऐसे भी तो प्रावधान है कि एक बार जब आप 22 परी हो जाते हैं या चीजें आपके खिलाफ जो बताई गई हैं वो साबित नहीं हो पाती हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आप रिज्यूम कर सकते हैं। लेकिन आप जिस तरह के आचरण को प्रस्तुत अभी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप कुर्सी से चिपके रहने के लिए ही राजनीति में बने हुए हैं। राजनीति में किसी को कोई पद मिलता है तो वो उसकी बपौती नहीं होती है। कोई पद मिलता है, कोई ताकत मिलती है जनता और मतदाता मालिकों की तरफ से, तो वो काम करने के लिए होता है, वो भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं होता है। लेकिन इन बातों का फर्क हमारे विपक्ष के साथियों पर शायद इसलिए नहीं पड़ रहा है क्योंकि ये सत्ता लोलुप लोग हैं। इनको जब भी सत्ता में आने का मौका मिला है, काम करने का मौका मिला है, तो इन लोगों ने अपनी जेबें भरी हैं और इसके कई उदाहरण बिहार ने देखे हैं, देश ने देखे हैं। अब जब इस पर नकेल कसी जाएगी तो इस तरह की छटपटाहट तो इनकी तरफ से बहुत स्वाभाविक है। ठीक है, तो राजीव जी छटपटाते रहें जी। केंद्र की सरकार अपना काम करती रहेगी, सदन में काम होता रहेगा और बातें आगे बढ़ती रहेंगी। राजीव जी, आपकी 2 सरकारें, एक में आप सहयोगी के तौर पर हैं और एक में आप सीधे सरकार चला रहे हैं। हेमंत सोरेन जमीन घोटाला मनी लॉन्ड्रिंग केस में बेल पर बाहर हैं और सिद्धारमैया MUDA घोटाला मामले में लोकायुक्त और ईडी की जांच उन पर जारी है। क्या यही डर है कि 2 सरकारें जा सकती हैं, या मुख्यमंत्री बदलना पड़ सकता है यहां पर, या किरकिरी झेलनी पड़ सकती है, और क्या डर है आपका? देखिए डर की बात, हम लोग डर नहीं रहे और डरने वाले लोग नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है कि डर जो है इन्हें अपने दल के लोगों से हो गया है। जिस तरीके से राजीव प्रताप रूडी ने जिस तरीके से अमित शाह को चैलेंज करके कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विपक्ष को अपने साथ लेते हुए जीत हासिल की है, डर इन्हें हो चुका है।
और डर इन्हें विपक्ष से नहीं है, विपक्ष को तो ये टाइम टाइम पे भेज ही रहे हैं ईडी और सीबीआई को आगे करके। डर इन्हें इस बात का है कि इनके पार्टी के अंदर ही लोग इनके खिलाफ, ये जो 2 लोग गुजरात वाले लोग जो हिंदुस्तान को चला रहे हैं, इनके खिलाफ इनके पार्टी के लोग ही हैं। ये अपने लोग को भी अंदर भेजेंगे। ये 30 दिन कहाँ के थे महात्मा गांधी? मुझे गुजरात मुझे किसी प्रदेश, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ के थे? आप उनको आप अपना कहेंगे और वैसे गुजरात से नफरत करते रहेंगे। आप राहुल गांधी जी के पीछे जो गांधी प्रदेश टाइटल से है, नफरत नहीं करता मैं आपको कम से कम उस टाइटल का तो मान सम्मान कीजिएगा। मैं क्लियर करता हूं संतोष जी, मैं आपको क्लियर करता हूं, मुद्दे को किसी अलग रूप में नहीं ले जाइए, अलग दिशा नहीं दीजिए। नहीं, आप देने मैं की कोशिश किसी कर रहे हैं। प्रदेश के खिलाफ नहीं हूं। जो गुजरात लॉबी जो पूरे हिंदुस्तान के सारे नेताओं को डरा कर रखा है, जहां आपने बहुत बार नितिन गडकरी से लेकर राजीव प्रताप रूडी से लेकर अडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, सबको आपने देखा है, और विपक्ष को किस तरीके से इन्होंने जेल में डाला, ये किसी से छिपा नहीं है। पिछले 11 साल में जिस तरीके से इन्होंने लोकतंत्र में इलेक्शन कमीशन से लेकर ईडी, सीबीआई को जिस तरीके से कठपुतली की तरह नचाया है, आज वही इलेक्शन कमीशन स्टेटमेंट देते समय कितनी बचिकाने बात करती है, वीडियो देने के लिए प्राइवेसी की बात करती है, और ये आप भी देख रहे हैं और पूरी जनता देख रही है। मुझे लगता है कि देश में सिर्फ राहुल गांधी समझदारी की बात कर रहे हैं, बाकी सब बचकानी बात कर रहे हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि विपक्ष को ये फोबिया हो गया है, हर चीज को संदेह की नजर से देखना, ये भी बचकानी हरकत होगी आपके यहाँ। मुझे ये लगता है कि सत्ता से सवाल कभी भी संतोष जी आपने सत्ता से सवाल नहीं किया है। सवाल हमेशा आपका भ्रष्टाचार नेताओं को लेकर, सर मैंने ऐसा जर्नलिज्म नहीं पढ़ा है, गलत से सवाल पूछता हूं, सत्ता और पक्ष और विपक्ष के अंदर में संतोष जी गलत है उससे सवाल पूछूंगा। अगर मैं पक्ष और विपक्ष देख के, सत्ता और विपक्ष देख के सवाल नहीं पूछता। अकाउंट से पैसे डाल दिया तो आप तो 30 दिन में जजमेंट ला दोगे। मैं तो रंजू देवी जी को, मैंने तो रंजू देवी जी के मामले पर भी सवाल पूछा था ना कल। ठीक है रत्नेश जी, तो ये जवाब दीजिएगा कि कितने लोगों पे ईडी ने उठाया था, चार्जशीट फाइल नहीं हुआ था। रत्नेश जी, क्या ये 1975 इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं क्या देश में, कि आप किसी को भी उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं? विपक्ष ऐसे साबित करना चाह रहा है कि जैसे इमरजेंसी कौन ऐसे, इस देश में कानून है ना, इस देश में उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट का राज है। सुप्रीम कोर्ट कौन व्यक्ति जेल जा रहा है उसके खिलाफ अब बेल डालने की अपील है। ऐसा तो नहीं है कि किसी को आज पकड़े और कल उसको मुख्यमंत्री पद से 30 दिन का ग्रेस है। आप जाइए हाईकोर्ट जाइए, उच्च न्यायालय जाइए, उच्चतम न्यायालय जाइए। मोदी सरकार का जो नो टॉलरेंस नीति है भ्रष्टाचार का, भ्रष्टाचार को समाप्त करने का जो उसका कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए कानून लाया गया। और ये कानून क्यों लाया गया? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमारे संविधान जब संविधान का निर्माण कर रहे होते तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि इस देश के राजनीतिक पार्टियां इस प्रकार की भी होंगी जो बाद में जेल चले जाएंगे और उसके बाद भी नैतिकता के नाम पर उनको इस्तीफा देने से बचना, वो इस्तीफा देखने से भागेंगे। उस मजबूरी के चलते ये सरकार इस कानून को लाने की मजबूरी पड़ी। हाँ संतोष जी, हम एक उदाहरण देना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के अध्यक्ष के लिए इस तरह का कोई कानून नहीं है, तो अभी चितरंजन जी के पार्टी लालू प्रसाद यादव जी कन्विक्टेड है कोर्ट से, उनको सजा याफ्ता है, चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। वैसे व्यक्ति को ऊपर राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि नैतिकता का कोई मतलब ही नहीं उन लोग जानते हैं। उन लोग को बस चले तो जेल से सरकार चलने लगे और कैबिनेट अंदर बैठा के और वहीं से देश की और राज्य की नीतियां तय करने लगे। लेकिन मोदी सरकार इस बात को समझ गई है, ऐसे नेताओं को पहचान ली है और ऐसे लोगों के खिलाफ यह सख्त से सख्त कानून पूरे देश के लिए सर्वग्राही है और हम सभी इसका हृदय से इसका आभार व्यक्त करते हैं। और चितरंजन जी को स्क्रीन पर लेकर आए। चितरंजन जी, क्या आप चाहते हैं कि जेल से सरकार चले, कैबिनेट जेल से चले, सब बैठकर जेल में आराम से डिस्कस करें कि कौन से मुद्दे जनता के लिए ठीक है और उनको कानून बनाया जाए, ये चाह रहे हैं आप? संतोष जी, आपकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ सर, मेरी मजबूरी जो बैठे हुए हैं पैनल पर जो एनडीए का जो समर्थन कर रहे हैं उनकी मजबूरी भी मैं समझता हूँ। सब मजबूर है सर, सब मजबूर है, सिर्फ आप ही स्वतंत्र हैं और लोग नहीं। संतोष जी, ऐसे नहीं चलेगा। आप कहते हैं कि जर्नलिज्म पर आप मुझ पर आरोप लगा रहे हैं, मजबूरी दिखा रहे हैं मेरी, तो मैं बताऊंगा ना कि मैं मजबूर हूं या नहीं हूं। आप एक जर्नलिज्म पर क्या है यह बताइए ना। एक जर्नलिज्म कहता है
कि एक पक्ष को जो है बोलने का पर्याप्त मौका दीजिए, दूसरा बोलने लगे थे। मैं टॉपिक पर बोलिएगा, मेरी मजबूरी पर मत बोलिएगा, मैं आपको इंटरप्ट नहीं करूंगा। आप टॉपिक से दूसरों को भटकने दीजिए। मैं बोल रहा हूँ टॉपिक पर बोलिए। आप टॉपिक पर बोलिए। मैं क्या बोलूं? आप एंकर की मजबूरी क्या जानते हैं? मजबूरी आप मेरी, आप मुझे पर्सनली जानते हैं क्या? कैसे पता कि आपको मेरी क्या मजबूरी है? सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए। सवाल यह है कि जो है सो बहुत भ्रष्टाचार। मैंने कहा कि ईडी में आप न्यायालय का अगर आप कदर करते तो ईडी में 6 महीना तक जो है सो जमानत नहीं मिल सकता। आप 30 दिन में जो है सो उसको आप फल से हटाने जा रहे हैं। लेकिन मैं छोड़िए उन बातों पर, मैं नहीं जाना चाहता हूँ। सृजन घोटाला का क्या हुआ? बड़ी लंबा चौड़ा तकरीर दे रहे थे हमारे अभिषेक जी। सृजन घोटाला क्या हुआ? अभी 80,000 करोड़ रुपया का घोटाला पकड़ा गया बिहार में। क्या हुआ? मैं कुछ नाम पढ़ रहा हूँ। प्रेमा खांडू 2000 करोड़ का घोटाला। भाजपा के पास गए, उनके पास उस वॉशिंग मशीन में धुला गया मामला। जय पांडा, अजीत पवार, हसन मुशर्रफ, जिस अजीत पवार के बारे में बोले थे माननीय प्रधानमंत्री जी कि जेल की चक्की पीसनी पड़ेगी, और कल होकर जो है सो पाक और साफ हो गए। सुन लीजिए, हसन मुशर्रफ, मुकुल राय, शिवनारायण सिंह चौहान, BS येदियुरप्पा, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्वकर्मा, नारायण राणे, छगन भुजबल, जितेंद्र तिवारी, प्रवीण डरकरे, भावना नावली, जसवंत जाधव, इन सब लोगों पर क्या हुआ कार्रवाई? आप बात करते हैं ईमानदारी की। इन सबको बरी किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सबको बरी किया है, कोर्ट ने बरी किया? कोर्ट बरी किसी की नहीं किया, किसी को कोर्ट ने बरी नहीं किया। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर कोर्ट ने बरी नहीं किया है तो ये सजा, अगर कोर्ट ने बरी नहीं किया है तो ये आरोपी है ना चितरंजन जी? अगर कोर्ट ने बरी नहीं किया तो ये आरोपी है ना? और जब आरोपी है तो मामला कोर्ट में चल रहा होगा। इसमें कौन सा रॉकेट साइंस है जो आपको समझ नहीं आया? नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। कहते हैं कि हम जर्नलिज्म पढ़े हैं। मैं आपसे ये पूछ रहा कि अगर ये सारे लोग जिन पर आप आरोप बता रहे हैं भ्रष्टाचार के, मामला कोर्ट में है? नहीं, इसमें से अधिकांश मामला जो है उसको क्लोज कर दिया गया ईडी, कोर्ट के आदेश पर नहीं, यह सरकार के आदेश पर, जिसके मातहत में ईडी है, जिसके मातहत में CBI है। चितरंजन जी, सबूत नहीं मिले, उसने क्लोज किया है, कोर्ट ने नहीं किया है। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है चितरंजन जी, मौका दूंगा दोबारा से आपको। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है इस समय, बड़ी खबर टेलीविजन स्क्रीन पर। बिहार के लिए 12,000 से अधिक ट्रेन, अश्विनी वैष्णव ने यह बयान दिया है। दिवाली और छठ के लिए ये ट्रेनें चलेंगी। रेल मंत्री है अश्विनी वैष्णव, उनका ये बड़ा बयान है। बिहार के लिए 12,000 से ज्यादा ट्रेनों की सौगात, यानी कि छठ और दिवाली के टाइम पर जब भीड़ रहती है, उस भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, लोगों को अब असुविधा ना हो, उसके लिए 12,000 से ज्यादा ट्रेनें चलेंगी। और अमित हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अमित, 12,000 से ज्यादा ट्रेनें, यानी कि दीपावली और छठ पर लोगों को सुविधा हो, असुविधा ना हो, इसके लिए बड़ा फैसला है और पूरे देश के लिए ये फैसला है। खासतौर पे दीपावली और छठ के समय में पूरे देश भर के अलग अलग जो राज्य हैं, वहां से बड़ी संख्या में जो बिहारी प्रवासी हैं वो अपने घर आते हैं, अपने परिजनों के साथ छठ मनाने आते हैं। छठ का त्योहार को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दीपावली में हर्षोल्लास के साथ घरों में दिया जलाना चाहते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि टिकट नहीं होने के कारण, ट्रेनों की कमी होने के कारण वो अपने जो प्लानिंग है उसको अधूरे उन्हें छोड़ने पड़ते थे। उन्हीं बातों को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए, जो बिहार के तमाम जो सांसद हैं उन्होंने रेल मंत्री से ये गुजारिश की थी कि दीपावली और छठ के समय में खास तौर पे ट्रेनों का जो संख्या है उसमें विस्तार किया जाए। और इसी को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए ये 12,000, 1-2 नहीं बल्कि 12,000 विशेष ट्रेनें जो हैं वो चलाई जाएगी। और ये इसकी अवधि जो है वो 2 महीने के लिए रहेगी। 13 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर जो समय है उसके आगे भी ये ट्रेनें अब चलाई जाएगी। 17 नवंबर से 1 दिसंबर वापसी की जो यात्रा होगी उसमें 20% रियायत भी देंगे। यानी कि अगर आप आ रहे हैं घर अपने दिवाली और छठ मनाने के लिए, अगर वापसी की टिकट साथ साथ लेते हैं तो 20% की छूट भी मिलेगी। और इसमें जो ट्रेनें हैं वो खास तौर पे उनकी, हम जो बड़ी ट्रेनें हैं, महत्वपूर्ण ट्रेनें हैं, उसके बारे में हम बताते चले कि अमृत भारत है, गया जी से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली, मुजफ्फरपुर से हैदराबाद, बुद्धा सर्किट ट्रेन ने जो है उसके अंतर्गत जो है वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, फतुहा, राजगीर, नटेसर, गया, कोडरमा,
इसके अलावा वंदे भारत जो है वो पुरैना से पटना तक के लिए है। बक्सर लखीसराय तीसरी और चौथी लाइन का निर्माण कार्य जो है वो भी होगा, ये भी घोषणा की गई है। और लोकहा में वॉशिंग पिट जो है वो स्थापित होगा। पटना के चारों ओर से रिंग रेलवे जो है वो चलाए जाएंगे। सुल्तानगंज को देवघर से रेल लाइन से जोड़ा जाएगा, ये भी घोषणा की गई है। इस घोषणा के साथ साथ तो कर सकते हैं कि बिहार के लिए खास तौर पे ध्यान में रखते हुए, छठ को रखते हुए ये ट्रेनें जो है वो चलाने का निर्णय लिया गया है। और बड़ी सौगात जो है वो बिहार वासियों को बतौर ट्रेन जो है वो दी गई है। 12,000 ट्रेनें जो है वो दीपावली और छठ में चलाई जाएंगी। तो 12,000 ट्रेनें ये जो है वो दीपावली और छठ के बीच में बिहार के लिए कनेक्ट की जाएंगी। अमित, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरा पैनल लगातार बना हुआ है, महत्वपूर्ण बहस चल रही है और सीधे मैं एलजेपी रामविलास के प्रवक्ता का रुख करूंगा। विनीत जी, मामला आप समझ ही रहे हैं, चूंकि चुनाव है और चुनाव के ठीक बिहार में चुनाव है और चुनाव से ठीक पहले जो ये कानून बनाने की कोशिश की गई है, जिसको 130वां संविधान संशोधन बिल 2025 कहा जा रहा है। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि कोई व्यक्ति अगर वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री यानी कि केंद्र में मंत्री है या राज्य में मंत्री है, वो इतने बड़े ओहदे पर बैठेगा तो क्या वो जांच एजेंसी अधिकारी को प्रभावित नहीं कर सकता? क्या निष्पक्ष जांच हो सकती है? गवाहों को प्रभावित नहीं कर सकता क्या वो? और साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश नहीं हो सकती? अगर ये सब हो सकता है तो इन्हीं संभावनाओं को देखते हुए अगर ये कानून आ रहा है तो फिर आपत्ति क्यों है? संतोष भाई, बिल्कुल स्वाभाविक है और आपने बिल्कुल तार्किक बात कही है। अगर मुझे लगता है कि अगर अरविंद केजरीवाल ने वो थेथराई नहीं किया होता तो शायद ये कानून बन के नहीं आता। देखिए, राजद की परेशानी हम समझते हैं। राबड़ी देवी जब सीएम बनी तो लालू प्रसाद यादव जी जेल से ही सरकार चला रहे थे, तो इनकी आदत है चलाने के लिए। लेकिन अब जो है डबल इंजन की सरकार, इसमें देखा आपने कि 12,000 ट्रेन, स्पेशल ट्रेन दिवाली और छठ के समय चलाया जाएगा, जो कि एनडीए में ही पॉसिबल है। अभी बार बार बात निकल के आ रही थी, कांग्रेस के प्रतिनिधि कह रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, अडवाणी जी का नाम ले रहे थे। क्या इन्होंने ये जाना है कि आज से 10 दिन पहले रेवंता रेड्डी ने राहुल गांधी के बारे में क्या कहा एक पॉडकास्ट में कि कहीं जन्म लेने से आप जनप्रतिनिधि तो बन सकते हैं पर आप नेता नहीं बन सकते हैं। तो थोड़ा अपना भी गिरोबान झांकिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात संतोष भाई कि अगर 30 दिन के बाद एमपी एमएलए कोर्ट होता है, और उससे पहले मैं एक बात और कहूं, सरकारी कर्मचारी अगर 24 घंटे के लिए जेल में या हिरासत में चल जाता है, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो उससे तो ऊपर न जनप्रतिनिधि है, उनको तो मानदंड, नैतिकता और शुचिता का मानदंड ज्यादा बेहतर ढंग से फॉलो करना चाहिए। अरे सर, शांत रहिए चित्ररंजन जी, आप क्यों हल्का हो जाते हैं? तो संतोष भाई, जब जी बस 10 सेकंड संतोष भाई, 10 सेकंड संतोष भाई, जल्दी से 10 सेकंड संतोष भाई। तो जब अगर सरकारी कर्मचारी के लिए है तो जनप्रतिनिधि क्यों नहीं होगा? और बार बार ईडी का निकल के रहा था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी का कन्विक्शन रेट 93% का है। तो जो भ्रष्टाचारी हैं, जो अराजकता में लिप्त है, उनका सही स्थान जेल ही तो है। ठीक है विनीत जी, आपका आखिरी कमेंट इस पूरे मामले पर। इतना हद तक गिर जाइएगा, आना है जनता के बीच नीलाभ जी, में। नीलाभ जी, नीलाभ फिर से बोल रहे हैं नहीं जी। कम से कम तो कुछ मर्यादा बचा के रखिए कि जनता चित्ररंजन के जी, नीलाभ जी को बोलने संतोष दीजिए, जी। आपके ही गठबंधन के सदस्य हैं जी। संतोष जी, ये सारा मामला दबाव की राजनीति का दिख रहा है। बिहार में चुनाव होने वाला है, ये SIR में इन्होंने जो घपला किया है उस मुद्दे से ये लोग भटकाने का प्रयास कर रहे हैं जनता को। और ये जो एलजेपी के प्रवक्ता हमारे भाई हों, तो अभिषेक झा बैठे हुए हमारे भाई जेडीयू से, सृजन घोटाला कौन चिल्ला रहा था? पहले अपने गिरबान में झांकिए। सृजन घोटाला में नीतीश जी जेल जाएंगे, कौन बोल रहा था? आपने संतोष जी, आपने एक बार भी अपने टीवी स्क्रीन पे नहीं चलाया अजित पवार जी के बारे में, प्रेमा खांडू, तमाम बहुत सारे नाम हमारे चित्ररंजन भाई ने लिया, राजद के प्रवक्ता ने, आपने उनका नहीं चलाया नाम। सारे के सारे भ्रष्टाचारी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में धुल के बैठे पड़े हैं, तो उनको आपने बरी कर दिया। कम से कम आप भ्रष्टाचारी तो मान रहे हैं। जब आपके साथ थे तब आप नहीं मान रहे थे, तब आप कह रहे थे उनके खिलाफ साजिश हो रही है। अभिषेक जी, समय कम है, 10 सेकंड में काउंटर। ये पूरा का पूरा दबाव का राजनीति है, बस मैं यही मानता हूं। अभिषेक जी, चिल्लाते रहें, छटपटाते रहें, बौखलाते रहें, इनकी दुखती रग को ऐसे ही दबाया जाएगा। संविधान की ताकत से, कानून की ताकत से दबाया जाएगा। ऐसे जो भी भ्रष्टाचारी होंगे, हम पार्टी विशेष की बात नहीं करते,
और गठबंधन विशेष की बात नहीं करते, ऐसे भ्रष्टाचारियों को बर्खास्त किया जाएगा। आप सपना देखते होंगे कि जेलों में रहकर सरकारें चलाएंगे, सत्ता का उपभोग करेंगे, अनैतिक काम करेंगे, भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर लाभ लेंगे। ऐसा नहीं होगा। मजबूती से जनता का समर्थन इस विधेयक के साथ है। वहां सभी दलों की जो सांसद होते हैं उनसे इस पर विचार भी किया जाएगा और उसके बाद ये कानून की शक्ल लेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहस बिहार की मैं फिलहाल